यस। ठीक है। तो हमने कल इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और हम इनडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे थे, है ना? मैंने बस स्टार्ट ही किया था। ठीक है। तो मेरे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिव्यांशी। हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इंडेफिनिट। गुड इवनिंग एवरीवन। अब प्लीज, अब जो आएगा उसको कुछ पूछना है तो चाहते मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही मेरी? नो मैम। बाकी लोगों को दिव्यांशी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो यस मैम। ठीक है, दो टाइप के इंटीग्रल होता है, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। हम पहले इनडेफिनेट करेंगे, इजी होता है। इनडेफिनेट का मतलब है कि जिसकी कोई लिमिट ना हो, कि मेरे को नहीं पता कि मेरे को यहां से यहां तक की वैल्यू फाइंड करनी है या इतनी छोटी सी वैल्यू फाइंड करनी है। हम बस वैल्यू फाइंड करते हैं, हम उस पर कोई कंडीशन नहीं निकाल रहे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की बताओ या दूसरे पॉइंट से कहीं और की बताओ। तो उस केस में हम लोग नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन लिखते हैं वही लिखते हैं। ऐसे सिंबल बना दिया, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन किया और dx लगाते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल का होगा? x का होगा। जो भी वेरिएबल d के साथ लगा है सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा। और हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट को हमेशा ऐड करते हैं। ये कांस्टेंट बोलो कनिका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये कांस्टेंट क्या होता है? जब भी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक पार्ट होता है जो हमें नहीं पता, वो मिसिंग होता है। तो उस मिसिंग पार्ट के लिए, जब मैं नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर करूंगी आया भी कैसे, उस मिसिंग पार्ट के लिए हम हमेशा एक सी वैल्यू एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि ठीक है, मे बी इसमें कोई और एक्स्ट्रा नंबर ऐड होना था, 2 3 4 कोई भी टर्म हो सकती है। बस ये न्यूमरिक नंबर होगा कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल एक्स वगैरह नहीं होगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन में सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आया था, ऐसे यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला है। अगर x की पावर n हो और उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये पहली चीज ये देखो कि राइट साइड में हमने कोई s नहीं बनाया, तो वो बस स्टार्टिंग नहीं लगता है जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे आपने फॉर्मूला लगा दिया, आप वो साइन रिमूव कर दोगे। दूसरी चीज, अगर n पावर है तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, उसकी एक पावर इंक्रीज कर देगा। जैसे 2 है तो वो 3 कर देगा, और जो भी नई पावर बनी है उससे डिवाइड कर देगा। जैसे यहाँ पे n+1 से डिवाइड, और उसमें हमने x ही ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है x की पावर 3 और मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो पावर अभी 3 लगी हुई है, अब वो कर देगा 3+1 और डिनोमिनेटर में भी 3+1। तो मेरे को लास्ट में मिलेगा x की पावर 4/4 प्लस c। ये क्लियर है दोनों सबको? यस मैम। ठीक है। तो यहीं पे हमने एक और एग्जाम्पल भी लिया है। अगर मेरे पास स्पेशल केस है, अगर मेरे पास x की पावर -1 हो, तो आप खुद वैल्यू पुट करके देखो, हमारे पास x की पावर -1 और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी तो आएगा x की पावर -1+1 और डिनोमिनेटर में भी -1+1। तो ऊपर से तो ठीक है x की पावर 0 आ गया, पर डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब इससे हमारा जो इंटीग्रल है वो नॉट डिफाइंड केस में चला गया। 1/0 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो ना? नो मैम। नो मैम। इसलिए सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला फेल हो जाता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में फॉर्मूला ये होता है कि अगर मेरे पास x की पावर -1, जिसको हम 1/x पे लिख सकते हैं, ये टर्म है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, इसका लॉग बना देता है, ln(x). ln का मतलब है नेचुरल लॉग, और वैल्यू क्या आपको दे रहे हैं हम उसमें x, और c वही ऐड कर दिया। ये बात समझ आई है कि सिर्फ इस वाली पावर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए यूज कर सकते हैं। यस मैम। तो अगर मेरे पास है x की पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो बताओ क्या आएगी मेरे पास पावर? -1। -1 हो जाएगी। कैसे होगी? पावर -2 थी पहले, उसमें अब एक ऐड होगा, तो विच इज इक्वल टू -1। यही ऊपर लगेगा और यही डिनोमिनेटर। नीचे भी में। क्या दिव्यांशी?
मैम नीचे भी -1 ही आएगा, ऊपर भी। करेक्ट, ऊपर भी -1, नीचे भी -1। बाकी लोगों को क्लियर आया, समझ आया ये? यस Yes. ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही यूज होगा फिजिक्स में कि अगर x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही ये टर्म्स यूज हो जाएंगी। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे x की पावर 11, और आप लोगों के लिए फॉर्मूला नीचे रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। तो मेरे को अब कोई भी स्टूडेंट जो ये सॉल्व कर सकता है वो बताओ आंसर क्या आएगा। 10 x की पावर क्या हो जाएगा पूर्वा? 10 मैम 12 12 होगी। देखो डिफरेंशिएशन में पावर, And 12. हाँ करेक्ट। जो लोग 12 बोल रहे हैं वेरी गुड। अपूर्वा आप देखो डिफरेंशिएशन में पावर एक कम हो रही है, इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, इसमें पावर एक इंक्रीज होगी। तो अगर जैसे यहाँ पे पावर 11 है तो ये हो जाएगा x की पावर 11 + 1, और वही सेम पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है 11 + 1। क्लियर है अपूर्वा? यस मैम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x की पावर 8, ये कौन बताएगा क्या हो जाएगी पावर? 9. डिनोमिनेटर में 9. 9, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया है, पर क्वेश्चन में मेंशन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब है कि dx। अगर विद रिस्पेक्ट टू d होता तो ये dt हो जाता। तो हमने क्या किया, x की पावर 8 का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास पावर आ गई 9, और डिनोमिनेटर में भी 9 आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये ट्राई करो। मैम -3 ओके, दिव्यांशी ने बोला है -3। कृष्णा आप क्या बोल रहे हो? मैम पावर आएगी 7 और 7? प्लस होगा 1 5. 7? मैम -3 होगी. -3 होगी। मैम -3. वेरी गुड। जो जो -3 बोल रहे हैं उन सबका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पे अपॉन में x की पावर 4 है, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि 6 × x की पावर -4, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। अब जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे ये पावर एक ऐड हो जाएगा इसमें 1, और डिनोमिनेटर में यही आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 6 × x की पावर -3, और डिनोमिनेटर से आ जाएगा एक और -3। इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर आएगा -2 × x की पावर -3। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम. यस मैम. अब हम कुछ और पढ़ते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब है अगर e की पावर x लगा हुआ हो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ऐसे यहाँ पे है, एज इट इज वो वैल्यू देता है और सी हम ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है, हमारे पास e की पावर x था, उससे 2 मल्टीप्लाई था। अब इंटीग्रेशन के टाइम में इसने e की पावर x को एज इट इज लिख दिया और हमें आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं सम रूल ऑफ इंटीग्रेशन की। तो जैसे डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप ऐड भी कर रहे हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने दो फंक्शन लिए f और g, और वो दोनों ऐड हो रहे थे और उनके साथ इंटीग्रेशन लग रहा था। अब इतनी चीज याद रखना, आप अगर आपने उन दोनों को अलग कर दिया ना तो दोनों के साथ एक तो dx लगेगा, दूसरी चीज दोनों के साथ ही इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि एक को इंटीग्रेट कर रहे हो और दूसरे को नहीं कर रहे हो, दोनों को साथ साथ करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे पास है x² + x और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगी, तो आ जाएगा x² dx, और इसका इंटीग्रेशन प्लस x × dx और इसका इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² वाले का x³ साथ में डिनोमिनेटर्स भी बोलो, डिनोमिनेटर भी बोलो साथ में नीचे वाली टर्म।
एक्स क्यूब बाय 3 करेक्ट। और सेकंड वाली से +1 यहाँ पे x की पावर क्या है इधर 1 1, तो आंसर में कितनी हो जाएगी पावर 2 पावर 2/2। अब देखो चाहे दो इंटीग्रेशन आप एक ही सी लगाओगे, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि c प्लस सी। अगर आप 2 में 4 ऐड करो रहेगी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, 6 आ जाएगा, पर है तो कांस्टेंट ही। मैम डिनोमिनेटर में 2 कैसे आया वहाँ पे? देखो पावर 1 + 1 हुई, जो नई पावर आएगी वही सेम पावर डिनोमिनेटर में चली गई। x के नीचे अभी डिनोमिनेटर में क्या था x/1। अब यहाँ पे अगर पावर मेरी एक इंक्रीज हो रही है तो वही सेम पावर डिनोमिनेटर में जाएगी, x की पावर 2/2। क्लियर है दिव्यांशी? यस मैम। तो यहाँ पे हमने यही सेम एग्जांपल लिया है जिसका हमने सॉल्व किया। अब अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फाइंड करना है 4x² और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते थे, ऐसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा x² × dx, और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 x की पावर 3 अपॉन 3 तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 4/3 × x³। ठीक है, आप हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे 2x, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा x²/2, और साथ में 2 एक्स्ट्रा था, तो इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो लास्ट में बच गया x² + c। क्लियर है सबको? यस मैम ओके। अब जैसे डिफरेंशिएशन में रूल होते थे ट्रिग्नोमेट्री के, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी हैं। वहां पे अगर आपको याद हो तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता था मैम? cos। और कॉस का डेरिवेटिव मैम क्या? कॉस का डेरिवेटिव मैम साइन पॉजिटिव होता था या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव होता था। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता था, साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस आता था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, उल्टा होता जाएगा। वहां पे कॉस वाले का आंसर नेगेटिव था, यहाँ पे कॉस वाले का आंसर तो पॉजिटिव है, पर साइन वाले का आंसर नेगेटिव हो गया। दूसरी चीज, वहां पे tan का डिफरेंशिएशन होता था sec²x। अब मैं उसका उल्टा करूं, sec² का इंटीग्रेशन निकालूं तो मेरे को tan मिलेगा। वहां पे cot का डेरिवेटिव होता था -cosec²। यहाँ पे अगर मैं cosec का इंटीग्रेशन कर रही हूं तो मेरे को मिल रहा है -cotx। ऐसे ही सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट × tan, और अगर मैं सीकेंट × tan का इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे को मिलेगा सीकेंट x, एंड सिमिलरली cosec के लिए आ गया। अब ये बताओ 1 + tan²x क्या होता है? sec²x। sec² होता है, करेक्ट। तो हमारे पास tan और सीकेंट हमेशा साथ साथ चलते हैं, जैसे साइन और कॉस साथ साथ चलते हैं, इसीलिए कभी भी हम सीकेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें tan की टर्म मिल रही है, सीकेंट tan का कर रहे हैं तो सीकेंट मिल रहा है, कभी भी कॉट या कॉसेक नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कॉट और कॉसेक भी साथ साथ होते हैं, 1 + cot²x = cosec²x। तो हमेशा यही दो टर्म साथ साथ रहेंगी। दूसरी चीज, tan और सीकेंट वाले सारे आंसर पॉजिटिव है, पर कॉट और कॉसेक वाले सारे आंसर क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है सबको ये? यस मैम। अब हमारे पास क्या है, रूल है यहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हुए। तो सबसे पहले है, अगर मैं कांस्टेंट का रेंज देख रही थी तो वो तो हो रहा था 0, पर अगर मैं एक 0 का भी इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे को कांस्टेंट मिलता है। इसका मतलब क्या है, जब हमने x का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हमें मिलता है x²/2, उसमें हम c प्लस करते हैं, तो एक तरीके से हमने
0 का इंटीग्रेशन करा और उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, c मिल रही है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सप्लेन करूंगी c क्यों ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। मेरे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे आया x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम। No, अब ma'am. डेरिवेटिव No, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड डेरिवेट कर देती हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स डी एक्स एंड डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो हम एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इससे ये टर्म कट गई। और अगर राइट वाली साइड वाली टर्म को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास बस x बच जाएगा, क्योंकि c का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपने देखा अगर मैं उसमें कोई टर्म ऐड भी कर रही हूँ और मैं फिर वापस से उसका डेरिवेटिव करूं ताकि इंटीग्रेशन खत्म कर सके, तो भी मैं वापस से वही x की टर्म पे पहुंच गई। मतलब एक कांस्टेंट को ऐड करने से मेरा फॉर्मूला नहीं बदलता है। ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर हो सकता है कि एक कांस्टेंट डेरिवेटिव के कारण गायब हो गया था, उसी कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाद लिखते हैं। कि हो सकता है ये जो x का इंटीग्रेशन कर रही थी इसमें कोई कांस्टेंट हो 4 या 2, कुछ भी हमें नहीं पता वो क्या है, इसीलिए हम आंसर में लिखते हैं x ही एक्स्ट्रा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और मैं डेरिवेटिव करती हूँ, तो मैंने k को बाहर निकाला और अंदर बच गया dx बाय dx विच इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में सिर्फ एक k टर्म बच गई। वहीं अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रही हूँ k इंटू डी एक्स, मतलब जैसे 2 इंटू डी एक्स लूंगी, तो मेरे को बताओ x की कितनी पावर है? 1. अब मैंने पहले भी बताया था, ये जो x d के साथ लगा हुआ है इसको कभी भी ना पावर में काउंट करना है ना किसी और चीज में, ये अलग ही टर्म है। बस ये बता रही है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का। अब बताओ कितनी पावर है, अब सोच के कि अगर वो उस वाली पावर को काउंट नहीं करना है तो कितनी पावर आएगी हमारी? 0. 0 आएगी पावर। करेक्ट, हमारे पास x है ही नहीं तो हम x की जगह 0 लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगी तो आपके पास आएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, इससे आ गया 2x। मतलब आपने जहां पे स्टार्ट किया वहां पे x था भी नहीं, पर इंटीग्रेशन करते करते आपको एक x मिल गया। ये बहुत बार यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वाला। आप क्या करोगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे और आप फिर लास्ट में से डब्ल्यू लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट तो 1 है, तो 1 टू डब्ल्यू। ये वाला समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब इंटीग्रेशन में अगर x नहीं है तो भी x आ जाएगा आंसर में, पर अगर डेरिवेटिव में x नहीं होता तो आंसर 0 आता है। फिर हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक कंपेयर किया है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ log x, वो हो जाता है 1 बाय एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x सेम e की पावर x आता है। वहीं अगर मैं 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो log x मिल गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन करूं तो dx। अब आप दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, आपने इस साइड अगर इंटीग्रेशन करा तो आपको यही वाली सेम टर्म मिल रही है। ठीक है, यही सेम फॉर्मूलेज होते हैं इंटीग्रेशन में। जो आपको आंसर डेरिवेटिव में मिल रहा है, अगर आप उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। बात समझ आई है? मैम रिपीट करना। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक स्लाइड डालती हूँ फिर क्लियर करती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव? Minus Cos. पॉजिटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस कॉस होता है। अब मैंने यहाँ डेरिवेटिव लगा दिया, अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं dx से, इधर भी और इधर भी।
तो अभी मैंने आपको बताया डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये इन सारी टर्म को भगा देगा, डी वाली सारी टर्म को और साइन को भी। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा मेरे पास, साइन एक्स, और राइट साइड में आपके पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। मतलब जो आपका डेरिवेटिव का आंसर था cos x, अगर आप उसी का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये वही टर्म मिल गई जहां जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था। ये बात समझ आई है अब? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा होता है, अगर आप डेरिवेटिव का जो आंसर है उसका इंटीग्रेट करोगे आप वापस से क्वेश्चन में पहुंच गई, ऐसे इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसका डेरिवेटिव करोगे तो वापस से आप फिर से क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई कर सकते हो, सारे सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है। और अगर आपको इनमें फिर भी डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट पेज पे मैंने सॉल्यूशंस अटैच कर दिए आपके रेफरेंस के लिए। अब हमारे पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट का मतलब था हमने कोई लिमिट नहीं लगाई है, हमें नहीं पता कहां से कहां तक की वैल्यू निकाली। अब मैंने फिक्स कर दिया है कि इन दो पॉइंट के बीच का ही मेरे को इंटीग्रेशन फाइंड करना, तो उसके अलावा कुछ भी है मैं उसको ना ऐड करूंगी ना मैं उसको लूंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं, एक ए होती है एक बी। हम लोग इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ नीचे लगाते हैं ए बी। ये ए और बी क्या है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 x y कुछ भी। जो नीचे वाला होता है वो होती है हमारी लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला होता है मतलब अपर, वो होती है हमारी अपर लिमिट। दूसरी चीज, जो नीचे वाला है उसको आप हमेशा नेगेटिव रखना, और जो ऊपर वाला है उसको हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। इसका मतलब क्या है वो आगे जब फॉर्मूला क्लियर करूंगी मैं तब समझ आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक कर्व बनाया, ये हमने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू 3x² + 2। पहली बात तो y x² पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला, तो हमने पैराबोला बना दिया। अब वो चाह रहा है कि हम इसका इंटीग्रेशन करें, पर लिमिट लगा दी है 0 से 1, कि 0 से 1 वैल्यू तक इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने सिर्फ वही वाला एरिया ऐसे शेड कर दिया जो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी एरिया है, ये भी कुछ भी एरिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को सिर्फ वही एरिया फाइंड करना है। तो मैं इंटीग्रेशन बस इस लिमिट के बीच में करूंगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि ग्राफ क्या कहता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक कर्व के नीचे कितना एरिया है वो हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। ऐसे सिमिलरली आपके पास कोई भी कर्व हो, यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है और वो बनी हुई है y इक्वल्स टू fx की, मतलब y एक टर्म है जो y एक्सिस पे मैंने बनाई और वो एक्चुअली x पे डिपेंड कर रही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर मैं इन टर्म्स का इंटीग्रेशन कर दूं जिस भी लिमिट से, जैसे यहाँ पे ये लोअर लिमिट है a और ये वाली लिमिट है b, a से b तक हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एरिया मिल जाएगा कि इस कर्व के नीचे कितना एरिया है। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. डेफिनेट, यस मैम। ओके, हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है उन पर्टिकुलर लिमिट्स के नीचे। अगर लिमिट्स नहीं लगाएंगे तो पूरे कर्व का एरिया दे देगा इंफिनिटी तक। अब एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है फर्स्ट 3x² + 2x + 5। अब मैंने बताया था इंटीग्रेशन करते हुए एडेड टर्म्स को आप अलग अलग भी कर सकते हो और एक एक करके भी कर सकते हो। तो बताओ फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैम x की पावर 3 और डिनोमिनेटर में 3। 3, करेक्ट, साथ में बोला करो। आपके पास आया 3x³ / 3। सेकेंड टर्म 2x X की power square upon 2. 2x⁻²/2। थर्ड टर्म 1। 1 कैसे आएगी? मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इंटीग्रेशन है 5 × dx का, मतलब x तो नहीं लगा हुआ, जब x नहीं लगा हुआ तो हमें आंसर में x 0.
गलत बोल रहे हो, यहाँ पे इसका मतलब है One. x की पावर 0, और x की पावर 0 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इस 5 को बाहर रखा और ऊपर हमारे पास 0 + 1 अपॉन 1, तो x की पावर कितनी हो गई अब? 1. 1, करेक्ट। तो हमारे पास आएगा 5x। प्लीज याद रखना, जब x नहीं होता है तब भी इंटीग्रेशन में हमें x मिलता है, ठीक है, ताकि आपको बार बार ये ना करना पड़े 0 + 1। क्लियर है सबको ये पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब जो लिमिट लेफ्ट साइड में लगी हुई थी हम उन्हें राइट साइड में लगा देते हैं। राइट साइड में लगाएंगे तो हमारे पास ऐसे 0 से 2 लिख सकते हैं हम लोग। और अब लिमिट का करना क्या है, मैंने कहा था ऊपर वाली को पॉजिटिव रखना और नीचे वाली को नेगेटिव, एक चीज तो है। दूसरी, ये लिमिट मतलब वैल्यू x की थी, तो x की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे, और इन 3 से 3, 2 से 2 का आप कैंसिल कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने 2 पुट करी, मेरे पास आएगी फर्स्ट टर्म 2³ + 2 का स्क्वायर + 5 × 2, सब में पुट करना है। ऐसे ही अब लिमिट तो 0 भी है तो 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करते हैं। 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर + 5 × 2, 5 × 0 सॉरी। अब आप बोलोगे कि हमने लिमिट का माइनस साइन कहाँ पे लिया है, तो माइनस साइन लेने का मतलब है ये वाली टर्म आप हमेशा ऐड करोगे, और ये जो लोअर लिमिट से जो वैल्यू आ रही है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करो। ये बात समझ आइए? Yes, ma'am. नेगेटिव वैल्यू नहीं लगानी है, पर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाली। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस पूरी टर्म से तो 0 ही आ गया, और फर्स्ट वाली टर्म से आया 8 + 4 + 10 -0, 12 + 10 22। क्लियर है सबको ये? Yes, मैम एक ma'am. बार कर दो। मैम आप बोलो कृष्णा। मैम रिपीट कर दो। देखो, हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ पे इस फंक्शन से, ये टर्म्स ऐड हो रही थी तो मैं इनका अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकती हूँ। तो 3x², x की पावर 2 थी, इंटीग्रेशन करके पावर बन गई 3, और डिनोमिनेटर में भी 3 आ गया। सेकेंड वाली टर्म में x की पावर 1 है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो पावर हो गई x की पावर 2, और डिनोमिनेटर में भी 2 लगाया है। थर्ड वाली टर्म में x की पावर 0 है क्योंकि x है ही नहीं, तो जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 ऐड होने के बाद हमारे पास एक x की टर्म फाइनली आ जाएगी, तो 5x हो गया। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमने क्या किया, जो लिमिट हमारे पास लेफ्ट साइड में थी हम उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन करके ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाली को नीचे और ऊपर वाली को ऊपर ही लिखनी है। फिर ये लिमिट थी जो x की वैल्यूज थी, तो हम x की जगह इन्हें पुट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली करोगे आप, तो जब आपने ऊपर वाली करी मतलब 2 पुट करोगे जहां जहां x है, तो फर्स्ट टर्म हो गई 2³, सेकेंड टर्म हो गई 2², और थर्ड टर्म हो गई 5 × 2। अब ऐसे आप 0 भी पुट कर सकते हो, तो 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर एंड 5 × 0। अब मैंने कहा था ऊपर वाले को पॉजिटिव रखना है, नीचे वाले को नेगेटिव। इसका मतलब था कि ऊपर वाले टर्म्स को हम एज इट इज रखेंगे प्लस करते हुए, पर जो लोअर लिमिट है उन सारी टर्म्स को ऐड करके फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है अब सबको? Yes, ma'am. कृष्णा क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, अगर क्लियर है तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, इसका सोल्यूशन बताओ। आप लोग ही बताओगे कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं पहले इंटीग्रेशन करके। पहले बताओ बेसिक इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर X cube upon 3. x³ अपॉन 3 x³ और लिमिट में लगा दूंगी राइट साइड में 0 से 2, करेक्ट। और बताओ अब क्या होगा? Ma'am, upper limit minus lower limit. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। अपर लिमिट जैसे ही मैं पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा 2³ अपॉन 3 -0³ अपॉन 3।
इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से आंसर आ गया 8/3। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। No, ma'am. मैम एक बार रिपीट करो। हमारे पास एक्स स्क्वायर था, उसका इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 3/3 आ गई। अब लिमिट जो लेफ्ट साइड में थी वही सेम लिमिट मैंने राइट साइड में रख दी, और पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है तो मैंने 2 पुट किया तो आ गया 2/3। फिर मैंने लोअर लिमिट मतलब 0 को पुट किया तो 0/3। अब अपर में से हमेशा लोअर वाली सब्ट्रैक्ट करते तो आंसर आ गया 8/3। क्लियर है शीतल? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे हमें निकालना है द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल टू 0। तो ये समझने के लिए मैंने आपको बताया था एरिया मतलब इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन एक fx होता है, एक dx होता है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 आएगा। यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 नहीं है, y इक्वल्स टू 0 है। उसने बोला फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले हमने y इक्वल्स टू x की लाइन बना दी और y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन, इसमें तो y है ही नहीं, x की वैल्यू है। पर एरिया सिर्फ तभी निकालना है जब x की वैल्यू 2 से 6 जाए। तो सिर्फ 2 से 6 मतलब ये पिंक वाला एरिया निकालना है। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes. ठीक है, सिर्फ यही वाला एरिया निकालना है, उसके अलावा नहीं निकालना है। तो सबसे पहले अगर मेरे को एरिया निकालना है, मेरे को ये फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन का मतलब है y एक्सिस। अब y एक्सिस इज अ फंक्शन ऑफ x और इसकी वैल्यू क्या है x, मतलब y x पे डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है? y इक्वल्स टू x। इतना समझ आया? Yes, ma'am. तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग बस लिख देंगे एरिया इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे x है y की वैल्यू इंटू dx और लिमिट जा रही है 2 से 6 तक जी। और बस अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x स्क्वेयर बाय 2। x स्क्वेयर बाय 2 जैसे ही पुट किया और 2 से 6 तक ये लिमिट आई, तो मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा? ट्राई करो, फाइनल आंसर बताओ, चलो ट्राई करो। 2. ओके, दिव्यांशी कह रही है 2 आंसर गलत है। बाकी लोग ट्राई करो। Ma'am 4. 4 भी गलत है। 2 डिजिट नंबर आएगा। बोलो 16. किसने बोला 16? 16. करेक्ट करो, 16 आंसर है। देखो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही हमने पुट करी ऊपर वाली, हमारे पास आया 6 का स्क्वायर अपॉन 2। फिर 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और बीच में एक माइनस। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन 2 माइनस 4/2। फर्स्ट टर्म से आया हमारे पास 18 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. जो लोग 2 4 बोल रहे थे उनको भी समझ आ गया कैसे आएगा आंसर? Yes, ma'am. ओके, गुड तनु। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल वाले हैं। मैं फर्स्ट वाला कराती हूँ एक, देखिए उसमें एंगल लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास साइन और कॉस का फंक्शन है, तो मैं इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट कर सकती हूँ। जैसे फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 से, यहाँ पे π/2 है। π/2 का मतलब कितना डिग्री होता है? 90. 90 डिग्री होता है, करेक्ट। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 7 sin t का इंटीग्रेशन विथ dt। अब यहाँ पे कौन से वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं? बोलो। t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, करेक्ट।
अब देखो आप ऐसे अलग अलग करके भी कर सकते हो, या आपको पता है कि भाई दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, तो 7 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन minus cos माइनस कॉस, करेक्ट, और माइनस कॉस्ट ही आएगा, उसके साथ लिमिट 0 से π/2। अब सेकेंड टर्म देखते हैं, सेकेंड टर्म से इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 cos t का 2 sin t 2 sin t, करेक्ट। और इसके अंदर भी हम लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। अब मेरे को सोच के बताओ फर्स्ट वाली टर्म से क्या वैल्यू आएगी जब लिमिट पुट करेंगे तो। सब लोग ट्राई करो, बस फर्स्ट वाले पार्ट का बता दो, या माइनस कॉस टी में ही जब मैं लिमिट लगाऊंगी तो क्या वैल्यू आएगी। देखो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। हमने पहले अपर लिमिट पुट करी, इस माइनस को आप बाहर भी निकाल सकते हो अभी 7 के साथ। पहले आ जाएगा cos π/2 और सेकेंड टर्म में आ जाएगा माइनस ऑफ cos 0। ठीक है, इतना क्लियर है। Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है, Yes, और ma'am. सेकेंड वाली टर्म में ऐसे आ जाएगा 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया sin π/2 माइनस sin 0। अब बताओ sin π/2 क्या होता है, 90 degree. 90 डिग्री होता है। ठीक है, sin π/2 पे क्या वैल्यू आएगी, sin 90 पे 1 और cos 90 पे 0 0. 0 0, करेक्ट, और cos 0 पे 1. और sin 0 पे। 0. फटाफट सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा। बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, आपने खुद ही बोला अभी cos 90 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, sin 90 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या है आंसर। 1 ओके, किसी ने बोला है 1, बाकी लोग बोलो क्या आंसर आ रहा है। कहाँ गए सब लोग, रिया क्या आंसर आ रहा है, रिया Yes, ma'am. क्या आंसर आया आपका। -11. अच्छा, रिया का आंसर आया -11। 11 कैसे आया, अभी आपसे पूछूंगी। हाँ 7। अच्छा चलो आपसे वैल्यूज पूछती हूँ मैं, -7 आया, फर्स्ट टर्म से क्या वैल्यू आ रही है cos π/2 से, 1. cos 90 क्या होता है 0, सेकेंड टर्म से 1 1 आ रही है तो यहाँ -1 होगी। अब इस ब्रैकेट में बताओ फर्स्ट टर्म क्या आएगी sin π/2 की 1 1. 1, और सेकेंड टर्म minus 0 -0। अब बता दो आंसर क्या आएगा। अब तो मैं कितना बोला दिव्यांशी, मैम 8 8। 0 - 1 क्या होता है -1. -1।
तो फर्स्ट वाली टर्म से तो सिर्फ -1 बच गया, सेकेंड वाली टर्म से 1 - 0 1 होगा, तो यहाँ से 1 आ गया, 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5। 8 कैसे आ रहा था? मैम मैं -7 और -1 को काउंट कर रही थी तो वो माइनस मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आया सबको 5 कैसे आया? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे ही ये बाकी 3 पार्ट्स भी हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोगों से, आप लोग बताओ प्रैक्टिस के लिए। सिंपल मैं पूछ रही हूँ, डेफिनेट वाली ही, ताकि मेरे को पता चले आपको क्लियर हुआ या नहीं। x² + 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है एंड लिमिट है 1 से 2। सबसे पहले बताओ क्या होगा, क्या क्या लिखूंगी राइट साइड में सबसे पहले सॉल्व करने के लिए? x³ upon 3 क्यूब अपॉन 3, फिर 2x² upon 2 2x² अपॉन 2। अब लिमिट कहाँ लगा दूं मैं? राइट साइड। साइड में लगा देते हैं 1 से 2। अब बताओ अब क्या करूं? x²। upper limit minus lower limit क्या बोल रहे हो तनु? upper limit minus lower limit अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब कैसे पुट करेंगे हम यहाँ पे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैम x की जगह 1 लेंगे और x की जगह 2 पुट करेंगे। एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम फिर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जो 2 है हमारे पास, तो हमारे पास आ गया 2³ अपॉन 3, सेकेंड टर्म में आ गया 2 का स्क्वायर। अब क्या करूं? माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है तो 1 पुट करते हैं, 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 8/3 + 4। 8/3 + 4, करेक्ट। -1/3 + 1। -1/3 + 1 + 1, करेक्ट। ये पूरा ब्रैकेट याद रखना वरना आंसर गलत है। अब क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं और पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं उससे पहले। यस मैम। 8/3 और 1/3 से आ जाएगा 7/3 और 4 - 1 से आ जाएगा 3। अब मेरे को एलसीएम लेके बताओ आंसर क्या आएगा? 21 + 1। एलसीएम, एलसीएम क्या है यहाँ पे? 3। तो आंसर क्या आ रहा है? ऊपर क्या आएगा? 7 + 9। 7 + 9, करेक्ट। 16/3। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, पहले एलसीएम लिया फिर हमने सिंपल करके ऐड कर दिया। तनु आपको डाउट है कोई? नो मैम। अब ये जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया, अब मैं पूछती हूँ 4x⁵ + 3x⁻², इसका डेरिवेटिव करना है। ये कोई फंक्शन है f(x) एंड फिर फाइंड करना है f' @ 1। ठीक है, तो अब क्या करोगे? ट्राई करो, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? डेरिवेटिव का चलो फॉर्मूला भी लिख देती हूँ आप लोग की हेल्प के लिए। अगर x⁻n होता है तो उसका डेरिवेटिव करके हो जाता है n x⁻n-1। बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? बाहर लेंगे और x की पावर हो मैम जाएगा। एक एक करके बोलो, बोलो पहले दिव्यांशी आप बोलो। मैम फर्स्ट वाले में x की पावर हो जाएगी 4। हाँ
और मैम सेकंड वाले में 3। 3 होगी पावर, यस मैम। +3 -3 -3 -3 होगी। और फिर इस पावर को मल्टीप्लाई भी तो करना है, ये क्यों नहीं बोल रहे हो? मैम फर्स्ट आएगा 5x की पावर 4। 5x की पावर 4, और 4 कहाँ गया फिर? ये जो 4 पहले से लगा हुआ है, इस 4 का क्या करना है? हम इसको ब्रैकेट में बाहर लेना है। हाँ, ब्रैकेट में बाहर ले सकते हो और फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड वाली टर्म क्या आएगी अब? ब्रैकेट में -3x की पावर। -3 नहीं आएगी, जो पावर थी पहले वही आती है इसमें बाहर। जैसे -2 है तो -2 बाहर आया, और x की पावर हो जाएगी -3। क्लियर है ये? यस मैम। अच्छा, अब बताओ इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या हो जाएगी, किसको मैं और सॉल्व करूँ तो? बताओ। बताओ, बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, 5 4 जा 20 कर दिया, x की पावर 4। हाँ, 26 पावर 1। -6 x की पावर -3 3, करेक्ट। अब मैंने पूछा था f-1 फाइंड करना है, मतलब क्या करना है अब हमें? इसका मतलब क्या है, पहले मेरे पास था f(x), अब मैंने उसका डेरिवेटिव किया, पर यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 1 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या करना है? कोई गेस कर सकता है? मैंने करवाया हुआ ये क्वेश्चन। हमें x की जगह 1 लगाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो वहां पे ब्रैकेट में x लगा हुआ है, अब उसने बोला भाई x की जगह जहां जहां x है वहां पे 1 लगा दो। तो जैसे फर्स्ट टर्म में हो जाएगी 20 × 1 की पावर 4। 4 -6 × 1 की पावर -3। हाँ, अब बताओ आंसर क्या आएगा? 20 की पावर 4 माइनस 20 20 की पावर 4 माइनस 6 की पावर -3। ये पावर 1 पे लगी हुई है, आप 20 पे नहीं लगा सकते हो, ये सिर्फ 1 के साथ लगी हुई है। अगर आप ये लिखते हो 2 × 3 की पावर 2, तो क्या आप ये बोलते हो कि 2 की पावर 2 लगी हुई है? क्या आप बोल सकते हो कि 2 के ऊपर भी 2 पावर लगी हुई है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। पे लगी हुई है, ऐसे यहाँ पे पावर सिर्फ 1 पे लगी हुई है, 20 और 6 पे नहीं लगी हुई है। और 14 1 की पावर 14 आएगा आंसर। 1 की पावर में मैं कुछ भी करूं आंसर 1 ही आता है। तो फर्स्ट टर्म से भी 20 आ गया, और सेकेंड टर्म से आया -6, तो आंसर आ गया मेरा 14। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ध्यान दो, मैम। अगर x की जगह कुछ और लगा हुआ है, इसका मतलब बस हमें वो लास्ट में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो वैल्यू वहां पे डाल दो, x जहां जहां पे है। और जब भी एक चीज के साथ पावर लगी हुई है तो आप उसे दूसरे में नहीं दे सकते, वो उसकी पावर है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मेरे पास बेसिक इंटीग्रेशन है साइन 4x प्लस x², इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ। बताओ इंटीग्रेशन करोगे कैसे आएगा? अगर बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? 4 cos x 4 cos x, करेक्ट। साइन का इंटीग्रेशन करा, माइनस कॉस आ गया। सेकेंड वाली टर्म x³ अपॉन प्लस 3। x³ अपॉन 3। और यहाँ पे क्या टर्म मिसिंग है, क्या नहीं किया है मैंने? डी। लिमिट सी नहीं लगाया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
ठीक है, यहाँ पे सी लगा दिया मैंने। अब ना मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करती हूँ। ये मान लो वो उसने इस पूरे का आंसर बोला एफ एक्स, कि इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर है उसको मैं बोल रही हूँ एफ एक्स, क्वेश्चन को नहीं, इंटीग्रेट करने के आंसर को। फिर अब वो ऐसे बोले, इफ एफ एट 0 इज इक्वल टू 0, फाइंड सी। कि जब मेरे पास इंटीग्रेशन करने का जो आंसर आया उसमें मैंने अगर एफ 0 लिख दिया तो मेरे को आंसर 0 मिल रहा है, तो सी की वैल्यू बताओ। तो एफ 0 का मतलब क्या है? x की पावर x 0 की पावर x में 0 लगाना है। x में 0 लगाना है, जहां पे x था वहां 0 लगा। अब उसने इसको नाम दिया था इंटीग्रेशन वाले आंसर को, क्वेश्चन को नहीं। तो मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो रही है जब x की जगह हम 0 लगा रहे हैं। मतलब 4 इंटू माइनस कॉस 0 प्लस 0 क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये जो पूरी टर्म थी जब मैंने x को 0 किया तो इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। ये समझ आया सबको? यस यस ठीक है। अब उसने बोला c की वैल्यू बताओ, तो 0/3 ये 0 हो गया, और cos 0 क्या होता है? 1 1। तो यहां से आ गया -4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू क्या आई? 0 +4 c की वैल्यू +4 आएगी ना, ये -4 राइट साइड में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। तो ऐसे ही अगर कभी निकालना पड़े कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालो, आप ऐसे ही निकाल सकते हो। वो एक आपको कंडीशन दे देगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन के आंसर में 0 डाल दूं तो यहाँ पे आंसर 0 आ। अब अगर मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर दूं कि मैं जब 0 डाल रही हूँ, यहाँ पे 0 वाले केस में तो 0 आ रहा है। अब मैं बोल रही हूँ अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में एफ एट 0 इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आएगा बताओ? f and 0 is equal to 3। 12 12 नहीं आएगा। 12 कैसे निकाला रिया, मेरे को एक्सप्लेन करो। +4 को 3 से मल्टीप्लाई और +4 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। यस हमारे पास देखो उसने बोला है इंटीग्रेशन के आंसर में मैंने x की जगह 0 लगाया, मतलब यही सेम चीज करी है। तो इसका आंसर आ रहा है 3, मतलब अब 0 की जगह 3 मिल रहा है। तो बाकी सारी टर्म तो एज इट इज हुई। मेरे पास आया -4 प्लस c इक्वल्स टू 3। अब c की क्या वैल्यू आएगी? बताओ, भूल गए? 7th 8th क्लास में किया, 7th क्लास में किया था ये तो, इंटीजर 7 आ जाएगी। 7 करेक्ट। बस ये 4 उधर चला गया तो आंसर 7 आ गया। तो जरूरी नहीं है आंसर हमेशा 0 ही हो, वो अपनी मर्जी से बदल देगा आंसर। तो उससे सी की वैल्यू बदलती जा रही है। सबको समझ आया है? यस मैम यस मैम ठीक है, ओके। आपने वेक्टर्स का असाइनमेंट ट्राई किया? यस मैम क्वेश्चंस हो रहे हैं? यस मैम ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन भी आपको कल तक भेज दूंगी, तो आप उनसे रेफर भी कर सकते हो। अदरवाइज अब नेक्स्ट वीक तक आपको क्या करना है, मैथ्स टूल का भी असाइनमेंट आ जाएगा 1-2 दिन में। वो असाइनमेंट, मैथ्स टूल का असाइनमेंट और जो भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो सब आपको ट्राई करने हैं। और उनमें अगर कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको सोल्यूशन ढंग से और एक्सप्लेनेशन करके सॉल्व करके भेज दूंगी। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। क्लियर है सबको? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारी नेक्स्ट वीक होगी तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस मैम ओके, तो प्लीज Yes, ma'am. ट्राई करना प्लीज। यस मैम।
जब तक एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, ये करना है। 4x की पावर 4 dx इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 1 से 2 तक। बता, सबसे पहले क्या करेंगे? 4x की पावर 5 अपॉन करेक्ट, 4x की पावर 5/5। ओके, और राइट साइड लिमिट करेक्ट, कर देंगे लिमिट लगा दी मैंने 1 और 2। अब बताओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पे? 2 तो 4 क्या, to 5 4 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 5। 5 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 4 पावर 5 अपॉन 5 करेक्ट। अब सॉल्व करके बताओ जल्दी से आंसर, फर्स्ट टर्म क्या आएगी? बताओ जल्दी सॉल्व करके, फर्स्ट टर्म से आंसर क्या आ रहा है? टू की पावर 5 क्या होता है? बताओ 2 की पावर 5 क्या होता है? थर्टी टू, करेक्ट मीनाक्षी, 32 होता है। तो 4 इंटू 32 अपॉन 5। जिनको नहीं आता है 2 की पावर 5 निकालना, उसका मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 हो गया 4, 4 2 हो गया 8, 8 2 हो गया 16, और 16 2 हो गया 32। क्लियर है सबको? यस मैम और सेकंड वाली टर्म से आ जाएगा 4/5। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 31 इंटू 4/5। क्लियर है सबको ये? यस मैम ठीक है, तो प्लीज इन क्वेश्चन को भी ट्राई करना, और अगर आप पहले फॉर्मूलाज याद करना फिर ट्राई करना, देखकर करने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, यस मैम अब आपकी क्लास है तो आप जा सकते हो। बाय बाय, गुड नाइट।